नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपसे चर्चा करते हुए हिंद स्वराज के बारे में यह बताया था कि गांधी जी के पूरे जीवन का जो स्क्रिप्ट था, जो कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल के आसपास में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाते समय एक जहाज़ पर लिखा हुआ था, जो कि 1909 का समय था। तो 1909 में ही उन्होंने लगभग अपने उम्र के 40 वर्ष के आसपास अपने पूरे जीवन का स्क्रिप्ट लिख दिया था कि हमें क्या करना है। और वही हिंद स्वराज जब हम पढ़ते हैं तो वही दिखता है जो गांधी ने पूरा जीवन अपना जिया, और उनका जो संदेश था, उनके जीवन का जो संदेश था, वह सब कुछ जो है, जो लोग भी हिंद स्वराज को पढ़े हैं, हिंद स्वराज के बारे में जानते हैं, वह बिल्कुल वही दिखता है जैसा कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में बताया है। तो हिंद स्वराज से गांधी जी के विचार जो है वो जानने का हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। और हिंद स्वराज गांधी जी की सबसे पहली पुस्तक थी, यह भी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था। और इस वीडियो को मैं पूरा करने जा रहा हूँ इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, जिसमें गांधी जी ने हिंद स्वराज के बारे में जो कहा है वह मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। मेरी इस छोटी सी किताब की ओर विशाल जनसंख्या का ध्यान खींच रहा है। यह सचमुच ही मेरा सौभाग्य है। यह मूल तो गुजराती में लिखी गई है। इसका जीवन क्रम अजीब है। यह पहले पहल दक्षिण अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुई थी। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में यह लिखी गई थी। लंदन में रहने वाले हर एक नामी अराजकतावादी हिंदुस्तानी के संपर्क में मैं आया था। उनकी शूरवीरता का असर मेरे मन पर पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश ने उल्टी राह पकड़ ली है। मुझे लगा कि हिंसा हिंदुस्तान के दुखों का इलाज नहीं है और उसकी संस्कृति को देखते हुए उसे आत्मरक्षा के लिए कोई अलग और ऊंचे प्रकार का शास्त्र काम में लाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह उस वक्त मुश्किल से 2 साल का बच्चा था, लेकिन उसका विकास इतना हो चुका था कि उसके बारे में कुछ हद तक आत्मविश्वास से लिखने की मैंने हिम्मत की थी। मेरी वह लेखमाला पाठक वर्ग को इतनी पसंद आई कि वह किताब के रूप में प्रकाशित की गई। हिंदुस्तान में उसकी ओर लोगों का कुछ ध्यान गया। बम्बई सरकार ने उसके प्रचार की मनाही कर दी। उसका जवाब मैंने किताब का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। मुझे लगा कि अपने अंग्रेज मित्रों को इस किताब के विचारों से वाकिफ करना उनके प्रति मेरा फर्ज है। मेरी राय में यह किताब ऐसी है कि यह बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। यह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इसकी अनेक आवृत्तियां हो चुकी है और जिन्हें इसे पढ़ने की परवाह है उनसे इसे पढ़ने की मैं जरूर सिफारिश करूंगा। इसमें से मैंने सिर्फ एक ही शब्द, और वह एक महिला मित्र की इच्छा को मानकर रद्द किया है। इसके सिवा और कोई फेरबदल मैंने इसमें नहीं किया है। इस किताब में आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका की गई है। यह 1909 में लिखी गई थी। इसमें मेरी जो मान्यता प्रकट की गई है वह आज पहले से ज़्यादा मजबूत बनी है। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उससे उसे लाभ ही होगा। लेकिन मैं पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे ऐसा ना मान लें कि इस किताब में जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज्य कायम करने के लिए आज मेरी कोशिशें चल रही है। मैं जानता हूं कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा करने में शायद ढिठाई का भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है कि इसमें जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज्य पाने की मेरी निजी कोशिश जरूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज पाना है। रेलों या अस्पतालों का नाश करने का ध्येय मेरे मन में नहीं है।
अगरचे उनका कुदरती नाश हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा। रेल या अस्पताल दोनों में से एक भी ऊंची और बिल्कुल शुद्ध संस्कृति की सूचक चिन्ह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कह सकते हैं कि यह एक ऐसी बुराई है जो टाली नहीं जा सकती। दोनों में से एक भी हमारे राष्ट्र की नैतिक ऊंचाई में 1 इंच की भी बढ़ती नहीं करती। उसी तरह मैं अदालतों के अस्थायी नाश का ध्येय मन में नहीं रखता। हालांकि ऐसा नतीजा आए तो मुझे अवश्य बहुत अच्छा लगेगा। यंत्रों और मिलों के नाश के लिए तो मैं उससे भी कम कोशिश करता हूँ। इसके लिए लोगों की आज जो तैयारी है उससे कहीं ज़्यादा सादगी और त्याग की जरूरत रहती है। इस पुस्तक में बताए हुए कार्यक्रम के एक ही हिस्से का आज अमल हो रहा है, वह है अहिंसा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कबूल करूंगा कि उसका अमल भी इस पुस्तक में दिखाई हुई भावना से नहीं हो रहा है। अगर हो तो हिंदुस्तान एक ही रोज में स्वराज्य पा जाए। हिंदुस्तान अगर प्रेम के सिद्धांत को अपने धर्म के एक सक्रिय अंश के रूप में स्वीकार करे और उसे अपनी राजनीति में शामिल करे तो स्वराज्य स्वर्ग से हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। लेकिन मुझे दुख के साथ इस बात का भान है कि ऐसा होना बहुत दूर की बात है। ये वाक्य मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज के आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस पुस्तक में बहुत सी बातों का हवाला दिया जाता मैंने देखा है। मैंने इस मतलब के लेख भी देखे हैं कि मैं कोई गहरी चाल चल रहा हूँ। आज की उथल पुथल से लाभ उठाकर अपने अजीब ख्याल भारत के सिर लादने की कोशिश कर रहा हूँ और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाकर अपने धार्मिक प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मेरे पास यही जवाब है कि सत्याग्रह ऐसी कोई कच्ची खोखली चीज नहीं है। उसमें कुछ भी दुराव छिपाव नहीं है, उसमें कुछ भी गुप्तता नहीं है। हिंद स्वराज में बताए हुए संपूर्ण जीवन सिद्धांत के एक भाग को आचरण में लाने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं कि उस समूचे सिद्धांत का अमल करने में जोखिम है, लेकिन आज देश के सामने जो प्रश्न है उसके साथ जिन हिस्सों का कोई संबंध नहीं है, ऐसे हिस्से मेरे लेखों में देकर लोगों को भड़काने में न्याय हरगिज नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने यह बात 1929 में लिखी थी। यंग इंडिया के गुजराती अनुवाद से यह बात ली गई है। अब हम बात करते हैं इस किताब के बारे में। हिंद स्वराज में जो पूरे अध्याय हैं इसे 20 भागों में बांटा गया है, 20 अध्याय के रूप में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो है कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता, दूसरे अध्याय में बंग भंग, तीसरे अध्याय में अशांति और असंतोष, चौथे में स्वराज्य क्या है, पांचवें में इंग्लैंड की हालत, छठे में सभ्यता का दर्शन, सातवें में हिंदुस्तान कैसे गया, आठवें में हिंदुस्तान की दशा का पहला भाग, नौवें में हिंदुस्तान की दशा का दूसरा भाग, 10वें में हिंदुस्तान की दशा का तीसरा भाग और 11वें में हिंदुस्तान की दशा का चौथा भाग और 12वें में हिंदुस्तान की दशा का पांचवा भाग। इस तरह से हिंदुस्तान की दशा के बारे में लिखते हुए इसमें गांधी जी ने कुल 5 अध्याय लिखे हुए हैं। 20 अध्याय में से 5 अध्याय जो है हिंदुस्तान की दशा के बारे में है और 13वां जो अध्याय है वह सच्ची सभ्यता कौन सी है इसके बारे में है और 14 अध्याय यह बताता है कि हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो। 15वें अध्याय में इटली और हिंदुस्तान की बात की गई है। 16वें में गोला बारूद, 17वें में सत्याग्रह आत्मबल, 18वें में शिक्षा, 19वें में मशीनें और 20वें अध्याय में छुटकारा नाम से गांधी जी ने अपनी बात की है। और गांधी जी ने इस पूरे पुस्तक में अपनी बात करने का जो माध्यम बनाया है उसमें पाठक और संपादक के रूप में, यानी गांधी जी जो है वो खुद संपादक बन जाते हैं। एक संपादक के तौर पे वे अपना जवाब देते हैं और पाठक जो है उनसे प्रश्न करते हैं। पाठक उनसे जो जो प्रश्न करते हैं गांधी अपने मन के हिसाब से हिंद स्वराज में उसका जवाब देते हैं और इस तरह से पाठक और संपादक के रूप में ये जवाब देते हुए गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की इस पुस्तक को पूरा किया है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं हिंद स्वराज के बारे में थोड़ी बहुत और चर्चा करके और उसके बाद में गांधी जी के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद गांधी जी के और भी जो किताबें थी उसके बारे में चर्चा करते हुए
इस चर्चा को लगातार आगे बढ़ाऊंगा और यह चर्चा लगातार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक जारी रहेगी, जैसा कि पहले भी हमने आपसे बता दिया है। इस एपिसोड में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप देखते रहिए। नमस्कार।